Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 11th of November 2023. From today's newspaper, we will be discussing about the four important topics. The number one is about the governor. It's been long time that the issue is being discussed that a bill passed by the member of legislative assemblies or the state legislative assembly members is being questioned by the governor. And the role of governor is to give assent to that bill. तो क्या यहाँ पे गवर्नर जब किसी भी बिल को पास कर दिया जाता है उसके बाद वो अपना जब एसेंट नहीं दे रहा होता है तो उस बिल को होल्ड करने के लिए इज देयर एनी लिमिटेड टाइम? नो. तो क्या हमको वहां पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? Second is about the joint statement initiative at the WTO, World Trade Organization. It is the only biggest international organization जो कि ट्रेड डिस्प्यूट के साथ डील करती है. इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका ने 2019 में कंसर्न रेज किया था, एक डिमांड रेज किया था रिगार्डिंग द ई कॉमर्स, और अब उस ई कॉमर्स की डिमांड से वो पीछे हट गया है. द यूएसए हैज विड्रॉल फ्रॉम दैट डिमांड. So why he has done that? What were the demands put by him, by the USA or the Donald Trump at that time? And what are the impact on the India? And what are the pros and consequences which will affect the companies of the India? Then third is about the ragging. It is very logical thing. You can pretty well think that ragging should be allowed or not. And fourth is about the revamping the justice system. जो आपके पास क्रिमिनल कोड है जैसे कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसको आप रिफॉर्म करके जो नए बिल्स लेके आए हो, जो नए एक्ट लेके आए हो, क्या वो सही है या उनमें कुछ इश्यूज है, ये यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. तो दीज वुड बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारी आज के वीडियो में. बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स, दिस इज आवर चैनल IS Cafe. If you're really liking our videos, please do subscribe our channel IS Cafe. आपको इसी चैनल पे ज्योग्राफी के सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. You will also get the videos of economy plus the optional subject for the maths and botany. So if you're liking our initiative, please like and share our video. Now, moving forward to the main discussion is about the governor. गवर्नर का रोल क्या है, गवर्नर के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग द गवर्नर, ये हमने जस्ट पहले, इससे पहले का जो वीडियो है यानी कि कल परसों जो वीडियो आया था उसमें हमने इसको अपलोड किया है. 10 तारीख या 9 तारीख का वीडियो आप चेक करें. आज का जो वीडियो है उसमें मेजर हमारा फोकस होगा रिट पिटीशन के ऊपर. क्यों? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्टेट जो है गवर्नर के रोल को चैलेंज कर रहे हैं. किस तरह से? जिस तरह से आपके पास पार्लियामेंट होता है, दिस इज द पार्लियामेंट which is the law making body of constitution of India. In the parliament you are having the Lok Sabha, that is the lower house, and then you are having the Rajya Sabha, that is the upper house. तो कोई भी बिल अगर पेश होता है चाहे किसी भी हाउस में हो, या तो लोकसभा में वो बिल जाएगा या फिर राज्यसभा में वो बिल जाएगा. एक बार अगर कहीं पर भी बिल चला जाता है तो उसके बाद दूसरे हाउस में जाकर और वहां से पास होता है. वो बिल एक्ट कब बनता है? जब उसके प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देता है या फिर सिग्नेचर करता है. उसी तरह से किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई बिल जाता है तो उसके ऊपर वो बिल एक्ट कब बनेगा? जब वहां पे गवर्नर अपना ठप्पा लगाएगा, बोले तो वो अपना एसेंट देगा. राइट? यहाँ पे क्वेश्चन उठा है कि बहुत सारे जो आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जिसमें आप बोल सकते हो विधानसभा या फिर विधान परिषद, दैट मीन्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ से कोई भी बिल अगर पास हो रहा है उसके बाद गवर्नर का रोल है कि या तो उस बिल को आप वापस भेजो और रिकमेंडेशन ले लो कि चलो हमको इस जगह प्रॉब्लम है, और वो वापस अगर पास होके आ रहा है तो आपको उसमें एसेंट देना है. लेकिन आप अगर उस बिल को, जो कि एक इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू वो बिल पास होके आया है, उसको आप बोल रहे हो कि ये गलत है और आप उसको अपना एसेंट नहीं दे रहे हो, यानी आप उस कंट्री की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन कर रहे हो. Because the members sitting in the parliament, the members sitting in the state legislative assemblies are the elected members. In the Lok Sabha, in the state legislative assemblies, the members are elected members. And if the government is questioning that passing of the bill,
दैट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग द रोल ऑफ द गवर्नर, रिगार्डिंग द रोल ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गवर्नर के पास अगर कोई बिल आता है, उसको जब एसेंट देना होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इतने फलाना टाइम के अंदर इस बिल को पास करना है, जिसका वो दुरुपयोग करता है, मिस यूजेज ऑफ इट्स पावर। दैट मीन्स वो बहुत लंबे टाइम तक उस बिल को होल्ड करके रखता है, उस पर जो पासिंग है वो नहीं देता है, ठीक है? तो यहीं से हम बोल सकते हैं दैट द गवर्नर्स पावर इज बीइंग क्वेश्चनड हियर। So the real power rests with the elected representative of people in the parliamentary democracy. The democracy means to the people, for the people, by the people. यानी कि लोग चुनाव कर रहे हैं किसका? लीडर का। किसके लिए कर रहे हैं? ताकि आप उन्हीं लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन जो है बनाए, सरकार चलाए। तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसमें लोग इलेक्ट होके आए हैं, आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो। So the bench said as it settled the law in a writ petition filed by Punjab government against the governor. तो पंजाब का जो सरकार है, पंजाब की जो सरकार है, उन्होंने अपने राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के लिए एक रिट पिटीशन जो है जारी करी गई थी। उस रिट पिटीशन का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दैट गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द की बिल्स passed by the state legislature after casting the doubts on the validity of the assembly session in which the proposed laws were passed with overwhelming majority by elected representatives of the people. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी हाउस में अगर कोई बिल एक अच्छी खासी मेजोरिटी से पास हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट जो बिल्स है उस पे गवर्नर जो है एक अनलिमिटेड टाइम तक उसको होल्ड करवा के नहीं रख सकता। ये हमारे एपिक्स कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनका यहाँ पे स्टेटमेंट आया है। तो द एपिक्स कोर्ट सेटल्ड द लॉ इन अ रिट पिटीशन। यहाँ बार बार एक स्टेटमेंट आ रहा है अबाउट द रिट पिटीशन जो कि पंजाब की सरकार ने फाइल की है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो होगा अबाउट द रिट पिटीशन। रिट पिटीशन को समझने से लिए पहले आप एक बार फंडामेंटल राइट क्या होता है उसको समझिए। व्हाट इज फंडामेंटल राइट? When our constitution was formed, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, उस वक्त गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दी गई थी, राइट? देयर वर मेनी पावर्स गिवन बाय द गवर्नर टुवर्ड्स द सिटीजन, कि आप हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन से इनको आप रूल करिए, सरकार से चलाइए, लॉस बनाइए। बट एट दैट टाइम इट वाज रियलाइज्ड व्हाट इफ the government uses its power or takes arbitrary actions towards the citizens. यानी अगर हमने गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा पावर्स दे दी कि वो सिटीजन्स के खिलाफ आर्बिट्ररी एक्शंस ले सकती है, दैट मीन्स सिटीजन्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग जाएगा। तो एट दैट टाइम इट वाज थॉट कि कुछ ऐसी राइट्स सिटीजन्स को देना चाहिए विच आर सो बेसिक, सो फंडामेंटल कि आप उनसे ये राइट्स छीन नहीं सकते हो। That means there should be certain rights given to the citizens which are so basic and so fundamental that no government, no Supreme Court, or not even any authority can snatch that right from the citizen of the country. And those rights were termed as fundamental rights. और इस फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो व्हाट इज दिस पार्ट 3? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में पार्ट्स, चैप्टर्स, आर्टिकल्स मिलेंगे। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इंक्लूड किया गया, राइट? दैट मीन्स द फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द पार्ट 3। अब हमने क्या बोला कि ये जो फंडामेंटल राइट है, दीज आर सच राइट विच आर सो बेसिक, सो फंडामेंटल दैट यू कैन नॉट स्नैच अवे दीज राइट। तो क्या अगर किसी ने किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया तो क्या हो सकता है? अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो तो वो जस्टिफिएबल है, आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, अगले इंसान को पनिशमेंट मिल सकता है। तो पहली चीज यहाँ पे क्या आ रही है? दैट फंडामेंटल राइट्स आर justifiable in the nature.
fundamental rights are enforceable in the nature, but at the same time, fundamental rights are not absolute. Fundamental rights are not absolute. यानी अगर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है तो वो जस्टिसेबल है, वो एनफोर्सेबल है, आप अपने कंट्री के कोर्ट में जा सकते हो, आप उस कंट्री के खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हो और उनको जो है जो पनिशमेंट है वो मिलेगा, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगे होते हैं। यानी कि मान लो मैं कह रही हूँ कि आपका फंडामेंटल राइट है दैट यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपके जो मन में आए आप बोलिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आपको जो बोलना है बोलो, आपको जो करना है करिए, आपको जो सोचना है करिए, आपको जो धर्म फॉलो करना है वो करिए। यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एनीथिंग, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। तो जितने भी आपके पास फंडामेंटल राइट है उन सभी के साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन तब तक जब तक आप किसी दूसरे इंसान को हानि नहीं पहुंचा रहे हो। और ये हानि हर एक फंडामेंटल राइट की जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो साफ साफ मेंशन है कि आप पब्लिक ऑर्डर को तो खराब नहीं कर रहे हो कहीं, राइट, आप किसी और को तो नहीं मार रहे हो, इस तरह से बहुत सारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, किसी के हेल्थ पे तो इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमने तीन चीजें देखी दैट फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, एनफोर्सेबल एंड दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। तो हमने कहा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कैसे जाओगे? बाय द हेल्प ऑफ रिट पिटीशन। इट इज इन द आर्टिकल 32 of your Indian Constitution. 32 दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये क्या है आपके पास? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट इज दैट मीन्स कि अगर आपको फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जाइए यूजिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि आर्टिकल 32, और वहां पे आप रिट पिटीशन जारी कर सकते हैं, ठीक, ऑन द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, फंडामेंटल राइट के वायलेशन की वजह से आप आर्टिकल 32 का यूज करके कोर्ट में जस्टिफाई करवाने जा रहे हो। आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, यानी आप उसको भी नहीं तोड़ सकते, करेक्ट? तो रिट पिटीशन जो है उसको हम समझते हैं कि आपको अभी तक बेसिक जो बैकग्राउंड है उसको पता चल गया होगा। नाउ writs are the written order from the Supreme Court or High Court that commands the constitutional remedies for Indian citizens against the violation of their fundamental rights. तो बेसिकली रिट यहाँ पे क्या होता है? तो व्हेन आई टॉक अबाउट द रिट, तो रिट का मतलब है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। व्हाट आर द रिट्स? रिट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो यू कैन यूज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज रिट अंडर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो यही से क्वेश्चन जो यूपीएससी का फेवरेट है वो निकल के आ जाता है कि क्या रिट पिटीशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है? नहीं, रिट पिटीशन यानी कि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट हैज दिस पावर अंडर आर्टिकल 226। ठीक, तो पहली बात रिट का डेफिनेशन क्लियर हुआ दैट रिट्स आर अ रिटन ऑर्डर, ये ऑर्डर है, ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट कमांड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इंडियन सिटीजंस against the violation of their fundamental rights. Article 32 in the Indian Constitution deals with the constitutional remedies that an Indian citizen can seek from the Supreme Court of India and High Court against the violation of his or her fundamental rights. और सेम जो आपके पास पावर है, it is given to the High Court as well in the Article 226. ठीक, अब कितने तरह की रिट्स है? You have majorly 4 to 5 types of writ. The Supreme Court of India, देखो बेसिकली हमने क्या बोला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकल्केटिंग द फंडामेंटल राइट वाज टू प्रिवेंट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पावर अथॉरिटी। तो यहाँ पे हम सिटीजन के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ राइट्स लेके आ रहे हैं। अब वो राइट्स का वायलेशन के लिए होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर ऑफ द इंडियन सिटीजन बोला जाता है, डिफेंडर ऑफ द
फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन बोला जाता है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन बोला जाता है. तो मीन्स में यू कैन pretty much expect that why the Supreme Court is known as the guardian or the protector or the defender of the fundamental right of the Indian citizen. और इसी के अंदर इसके पास बहुत ओरिजिनल और वाइड पावर्स होते हैं. यहाँ पे 5 तरीके के रिट जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे. पहला हो जाएगा आपके पास हैबियस कॉर्पस. नंबर 1 इज हैबियस कॉर्पस. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इससे काफी बार हैबियस कॉर्पस के ऊपर. मैंडेमस से क्वेश्चन आया हुआ है. देन इट्स प्रोहिबिशन, सर्शोररी, कोवेरेंटो. तो व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट? हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्शोररी है और कोवेरेंटो है. क्लियर? नाउ क्या है ये एक एक देखते हैं. हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है. लैटिन का मतलब होता है, लैटिन वॉज अ लैंग्वेज जो कि अब डेड लैंग्वेज हो चुकी है, यानी उस पर कोई अब चेंजेस नहीं होते. इसलिए कोई भी नाम अगर लैटिन लैंग्वेज में होता है तो देयर इज नो उम्मीद, कोई उम्मीद ही नहीं है कि उसका कुछ चेंज होगा. तो बेसिकली हैबियस कॉर्पस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. मतलब कोई सिटीजन है, ठीक है, अगर कोई सिटीजन है, राइट, इसको आपने, कोई ना पुलिस ने या फिर किसी भी अथॉरिटी ने इलीगली डिटेन कर लिया है, ठीक है, illegally detain कर दिया है. इफ देयर इज इंडियन सिटीजन, उसको अगर किसी पुलिस ने या किसी अथॉरिटी ने जिसके पास ये पावर है उसको इलीगली डिटेन कर लिया है, तो आप क्या बोल सकते हो, दैट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है आप उसको यहाँ पे लेके आओ. अगर वो इलीगली डिटेन है तब हम बोलेंगे, आपको ऑर्डर देंगे कि आप उसको छोड़िए, बिकॉज अनलॉफुल डिटेंशन उसकी तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है. तो यहाँ पे आप कौन सी रिट का यूज कर रहे हो? हैबियस कॉर्पस का यूज कर रहे हो, है ना. देन the Supreme Court or the High Court can issue this writ against both private and the public authority. तो चाहे यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी ने अनलॉफुल डिटेंशन किया है या फिर प्राइवेट अथॉरिटी ने किया है, यू कैन यूज दिस रिट पिटीशन. हैबियस कॉर्पस कब आप यूज नहीं कर सकते हो? अगर लॉफुल डिटेंशन हुआ है, लॉ के अकॉर्डिंग डिटेंशन हुआ है. सेकंड, व्हेन द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और द कोर्ट. तो कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ पावर होता है कि अगर आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, यानी उनके डायरेक्शंस की पालना नहीं करी, जो कि 2 तरीके की कंटेम्प्ट है, तो उस केस में आप हैबियस कॉर्पस जो है जारी नहीं कर सकते हो. और अगर डिटेंशन किसी कंपोनेंट कोर्ट ने किया है, फोर्थ, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. तो ये 4 केसेस के अंदर हैबियस कॉर्पस का यूज नहीं कर सकते हो. अब इसी में एक चीज देखिए, हर जगह लिखा हुआ आ रहा है सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट. तो यानी अगर आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट के पास भी अप्रोच कर सकते हो, राइट. यू कैन गो टू एनी कोर्ट. तो प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी स्टेट के हाई कोर्ट में जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के. अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, देन यू मस्ट गिव द रीजन दैट व्हाई यू आर डायरेक्टली अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट. सेकंड इज अबाउट द मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, इंस्ट्रक्शन देना. हम आपको कमांड कर रहे हैं, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राइट. So the literal meaning of this writ mandamus is we command. So this writ is used by the court to order the public official who has failed to perform his duty or refused to do his duty to resume his work. तो यहाँ पे की वर्ड है पहली बात तो पब्लिक ऑफिशियल. कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई पब्लिक अधिकारी है, अगर वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, अगर वो अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहा है या अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो ये रिट यूज करके आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उनको इंस्ट्रक्शन दे, कमांड दे रहे हो दैट यू शुड डू योर ड्यूटी, प्लीज परफॉर्म योर ड्यूटी, राइट. So besides the public officials, mandamus can be issued against any public body. पब्लिक ऑफिशियल्स हो, कोई पब्लिक बॉडी हो, कॉर्पोरेशन हो, या फिर हायर कोर्ट, एक सुपीरियर छोटे वाली इंफीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, या फिर किसी सरकारी आदमी को, गवर्नमेंट को, सेम पर्पस, यानी अगर वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो आप कमांड कर सकते हो. तो मैंडेमस का सिंपल का मतलब है कमांड देना. हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को यहाँ पे क्या कर रही है, कमांड दे रही है. यानी सुपीरियर कोर्ट वाला जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को दे सकता है. जितने भी इंफीरियर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स, उन सबको कमांड दे सकता है, पब्लिक ऑफिशियल्स को दे सकता है, राइट.
तो नाउ देयर आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द मैंडेमस, वो यहाँ पे देखते हैं. Unlike the habeas corpus, mandamus cannot be issued against a private individual. तो बेसिकली हमने habeas corpus में क्या देखा, अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हो अनलॉफुल, तो चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू हुआ हो, वहां पे आप habeas corpus का यूज कर सकते हो. बट mandamus में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बोल सकता कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करिएगा. करेक्ट. यहाँ पे हम पब्लिक ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, पब्लिक बॉडी या कॉर्पोरेशन की बात करें जिसको हम कमांड दे रहे हैं. तो द डिफरेंस इज क्लियर. यहाँ पे हैबीज कॉर्पस में प्राइवेट पब्लिक दोनों था. मैंडेमस में वी आर गिविंग ऑर्डर टू ओनली द पब्लिक ऑफिस. नाउ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस. तो ये केसेस है जिसमें आप मैंडेमस को इशू नहीं कर सकते. पहला, to enforce the departmental instruction that does not possess a statutory force. एक ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिसके पास कोई लीगली बैकिंग नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, तो आप वहां पे इसका यूज नहीं कर सकते. टू ऑर्डर समवन टू वर्क when the kind of work is discretionary and not mandatory. मान लीजिए इसमें आप चुनावी का वो ले लीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है, रिजर्वेशन देना जो है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है. I repeat, to give the reservation is a discretionary power. It is not mandatory power. Reservation होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशन पे. तो जब ये डिस्क्रिशन पे है, उनकी इच्छा पे है, यहाँ आप मैंडेमस का यूज नहीं कर सकती हो कि आई कमांड यू, आई ऑर्डर यू टू गिव द रिजर्वेशन. क्लियर. थर्ड, टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी हो, आप उसमें इसको यूज नहीं कर सकते. मैंडेमस कांट बी इशूड अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी. नाउ प्रोहिबिशन. द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड. देखो, एक होता है स्टेटमेंट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट. सो दिस इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इस पी से आप प्रोहिबिशन याद रख सकते हो, और इस पी से आप अगला जो रिट है सर्शोररी, उसको यूज कर सकते हो. यानी प्रोहिबिशन क्या होता है, कोई गड़बड़ होने से पहले आप उस रिट का यूज कर रहे हो, और जो नेक्स्ट है सर्शोररी, उसमें कोई गड़बड़ हो चुकी है. द स्टेटमेंट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. पी यानी कि प्रोहिबिशन, आप यहाँ पे कुछ गलत होने से पहले ही उसको रोक रहे हो, प्रोहिबिशन. एंड टी फॉर सर्शोररी यानी कि वो हो चुकी है, आप उसको करेक्ट कर रहे हो होने के बाद. माइन्यूट डिफरेंस है, राइट. तो व्हाट इज प्रोहिबिशन? टू फॉरबिड और टू प्रोहिबिट. A court that is higher in position issues a prohibition against a court that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. It directs inactivity. तो prohibition में higher court, superior court अपने जो lower या inferior court है उनको बोलता है कि ये आपकी jurisdiction में नहीं आता है, यानी आप अपने जो बाउंड्री है उससे बाहर काम कर रहे हो. तो सुपीरियर कोर्ट जो उसको रोकता है, उसको प्रोहिबिट करता है. तो व्हाट आर द फैक्ट्स? रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी. तो प्रोहिबिशन के केस में हम सब जुडिशरी की बात करते हैं या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज की बात करते हैं. यहाँ पे रैंडम कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. सेकंड, इट कांट बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, legislative bodies and private individuals or the bodies. Now, सर्शोररी का मतलब है अब आप उसको ठीक कर रहे हो, वो काम हो चुका है, राइट. तो द लिटरल मीनिंग इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. सर्टिफाइड करना या फिर इन्फॉर्म करना. So this writ is issued by a court higher in authority to a lower court or tribunal, ordering them either to transfer a case pending with them to itself. तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ये जो रिट है, आपके पास जो कोर्ट है जिसकी अथॉरिटी हायर है, यानी कि हायर अथॉरिटी वाला जो कोर्ट है, वो क्या बोलता है, ये केस आप हमें ट्रांसफर कर दो, राइट. ऑर्डरिंग देम ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और क्वैश द ऑर्डर इन अ केस. तो कोई भी हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को क्या बोलता है, या ये अगर केस पेंडिंग है तो आप हमें ये केस दो, हम इस पे जो है चर्चा करेंगे या फिर डिसीजन सुनाएंगे, या उनका कोई डिसीजन सुनाया हुआ है उसको क्वैश कर देता है.
कि नहीं ये गलत डिसीजन है. So this is assuredly, this is to be certified, this is to be informed. So it is issued on the grounds of an excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of the law. ध्यान से सुनिए, प्रोहिबिशन में उन्होंने रोका कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है. सर्च में वो बोल रहा है कि आपने जो डिसीजन सुनाया है उसमें एरर है, इसमें आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर, इसको आप क्वैश करो या फिर यहाँ पे केस जो है दे दो. तो फैक्ट्स अबाउट सर्चोररी इन इंडिया pre 1991. The writ of certiorari used to be issued only against the judicial and quasi-judicial authorities and not against the administrative authorities. लेकिन 1991 के बाद में, और जो कि आपके पास लगभग नियर अबाउट एलपीजी का भी टाइम ले सकते हैं आप, the Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against the administrative authorities affecting the rights of individuals. यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो किसी इंसान के राइट को अफेक्ट करे तो आप उसको भी क्वेश्चन करवा सकते हो यहाँ पे. दिस इज सर्चोररी. नाउ व्हाट इज को वेरेंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आपके पास क्या अथॉरिटी है, किस हक से आपने ये किया है. So this is how you can question it, that what is the authority, the quo warranto. So the literal meaning of the writ of quo warranto is by what authority or the warrant. So the Supreme Court or High Court issues this writ to prevent the illegal assumption of a public office by a person. So through this writ, the court inquires into legality of a claim of a person to a public office. Now, what are the facts? Quo warranto can be issued only when the substantive public office of permanent character created by statute or by the constitution is involved. It can't be issued against a private or ministerial office. So the writ gives the right to seek the readdressal to individual other than the aggrieved person. तो ये यहाँ पे हमने पांचों जो रिट्स है उसको कवर किया, यानी कि आपके पास habeas corpus था, then we studied about the mandamus, उसके बाद prohibition, certiorari, quo warranto, that means by what authority. Now, coming to the next topic, it is about the US withdrawal proposal on the digital trade at the WTO Joint Statement Initiative on the e-commerce. तो ये क्या चीज है? See, it was the time of 2019 when the USA had put in demand in the WTO, that is World Trade Organization. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड डिस्प्यूट के साथ सॉल्व करते हैं, राइट. इट डील्स विद द ट्रेड डिस्प्यूट्स. तो यहाँ पे आपके पास जो अमेरिका है उसने वहां पे एक डिमांड रखी WTO के अंदर. वहां इसने बोला कि जितने भी ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म है उनको रेगुलेट होना चाहिए, यानी कि हमको उसका डेटा चाहिए. अगर कोई कंपनी है, चाहे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी वगैरह वगैरह, अगर कोई कंपनी है जो टेक कंपनी है, तो उनकी जो डेटा जहाँ स्टोर होती है, यानी कि जो सर्वर्स है वो सब बाहर है, इंडिया के बाहर है. तो वहां का जो डेटा है वो अमेरिका बोला हमें चाहिए 2019. तो उसको क्यों चाहिए था? तो आपको एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल, इफ यू विल स्टार्ट शॉपिंग ऑन Amazon, द फ्लिपकार्ट, द मिंत्रा और एनी ऑनलाइन थिंग, तो एक बार अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो इट ऑटोमेटिकली सजेस्ट यू द रिलेटेड प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सर्चिंग द बेबी फूड, दैट मीन्स you will get continuous suggestions regarding the baby food, regarding the baby products, regarding the baby clothes, everything. Once you will search anything on the Google पे आपके पास वैसे ही suggestions आते हैं. So this was about the data thing, यानी कि डेटा जो है किसी भी देश के बाहर स्टोर हो रहा है. तो यूएसए को उसको लग रहा था कि उसको फायदा मिल रहा है, वो डेटा को उसको यूज कर सकता था. But what happened after that? That it's recently what USA is saying कि डेटा लोकलाइजेशन जो उसको अलाउड कर देना चाहिए. डेटा लोकलाइजेशन मतलब डेटा लोकल, यानी जो देश है उसका जो डेटा है उसी के देश में स्टोर होना चाहिए. दैट इज योर डेटा लोकलाइजेशन. तो यूएसए सेड हियर दैट ओके, अभी जो है अपनी WTO में जो जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव था वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और यूएसए बोलता है कि ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा लोकलाइजेशन करो, जो आपको करना करिए, जहां सर्वर से डेटा लेना लीजिए. वाई? बिकॉज यूएसए और चाइना, इनका हमेशा से राइवलरी चल रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इंडिया के बाहर अगर जो सर्वर्स है, जो डेटा वहां पे अगर वो हो रहा है, डेटा लोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो चाइना जो है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था. तो बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर, बिकॉज ऑफ द टफ राइवलरी गोइंग ऑन बिटवीन द यूएस एंड चाइना, द यूएस हैज फाइनली विड्रॉन. तो ये यूएस और चाइना का जो पूरा राइवलरी है उसमें इंडिया को एक बूस्ट अप मिला है, that how India can pretty well use this opportunity to boost up the tech companies in their region, right?
So this is all about this editorial that US withdraws the proposal on the digital trade at the joint statement initiative on the e-commerce. The US withdraws its proposal on the digital trade at the WTO, giving boost to India's position on regulating the big tech. So the joint statement initiative on the electronic commerce launched at the WTO's 11th ministerial conference by a group of 71 WTO members. It aims to achieve the e-commerce outcomes that build on existing WTO agreement and framework with the participation of as many as WTO members as possible. So why was the US e-commerce rule proposed? What was the proposal? ये अभी हमने बात करी कि 2019 में ट्रम्प के टाइम पे एक प्रपोजल WTO में रखा गया था रिगार्डिंग द फ्री क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर विदाउट डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट. तो 2019 में डिमांड थी कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर होना चाहिए जिसमें डेटा लोकलाइजेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्रॉस बॉर्डर जो है आप इसमें कर सकते हो. ठीक. नाउ सेकंड इज अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रैगिंग. कोई भी आप कॉलेज में चले जाइए, आजकल जो रैगिंग है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया दैट स्टूडेंट्स आर सफरिंग. some are going for suicide, किसी के ऊपर मेंटल टॉर्चर है, they are going depressed in many things. यहाँ पे क्या हुआ है, 17-year old boy died due to ragging in West Bengal's Jadavpur University. एक और केस जिसमें एक undergraduate student of PSC College Technology in the Tamil Nadu has been left brutalized physically and mentally. तो क्या यहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स है वो फेल हो रही है रैगिंग को कंट्रोल करने के लिए? तो स्टूडेंट्स अंडरगो such traumatic experiences despite the civil society being rudely awakened by the spine-chilling cases of brutalism. From bullying and harassing the freshers to ensure that subservience to the seniors, acts of ragging have taken three worse cruel form. An act of indiscipline has evolved recently. तो यहाँ पे इस पूरे के अंदर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कमिटी जो है वो बनाई है, दैट इज आर के राघवन कमिटी. Okay, so this committee is about the R.K. Raghavan committee had captured the causes and suggested actionable remedies in 2007 report. तो इस रिपोर्ट के अंदर जो रीजंस है इसके फेलियर्स के वो यहाँ पे दिए गए और जो कुछ एक्शनेबल यानी कैसे ठीक कर सकते हो उस रिपोर्ट में बताया गया. The panel rightly categorized ragging as a form of psychopathic behavior and a reflection of deviant personality. 1999 में जो यूजीसी कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया कि आप उसको प्रोहिबिट, प्रिवेंट और पनिशमेंट अप्रोच टू द कर्ब द रैगिंग. रैगिंग को रेगुलेट करने के लिए आप उसको प्रोहिबिट कीजिए, प्रिवेंशन कीजिए और अगर कोई करता है तो उसको आपको पनिशमेंट भी देना पड़ेगा. यस, जो राघवन कमेटी है उन्होंने ये पॉइंट भी किया था कि बहुत सारी जो स्टेट लॉज है दे ओनली सीक टू प्रोहिबिट यानी कि हम रोक सकते हैं लेकिन प्रिवेंट जो है रैगिंग उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है. So in its work, while prevention must lead to prohibition, the reverse need not be true. So despite the UGC regulations on the curbing the menace of ragging in higher educational institutions 2009, except for the formalities such as conducting the fresher parties, mandating the undertakings from students and parents against indulging in ragging, putting up no ragging notices, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वहां पे प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं. इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हो टू इनकरेज द एटमॉस्फेयर जहाँ पे टीचर्स है, हॉस्टल के जो वार्डन्स है एंड नॉट द पेरेंट्स लिविंग इन अ डिस्टेंट प्लेस आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द विक्टिम्स. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर कोई विक्टिम है तो उनके लिए पहला ऑप्शन पेरेंट्स नहीं होना चाहिए जो कि दूर दराज कहीं रह रहे. हॉस्टल में जो टीचर्स है, जो वार्डन्स है, उनके साथ आपका इतना कंफर्टेबल इंटरेक्शन होना चाहिए that they should be the first one a victimized student can approach. There must be great accountability by educational institutions to prevent the ragging. तो इस पे आप एक क्वेश्चन आज लिख सकते हो दैट आइदर वी शुड प्रिवेंट इट और नॉट, और किस तरह से एक्शंस आप ले सकते हो उसको ठीक करने के. Now coming to the last topic of today, that is revamping the justice system to fit the bill. आप सभी को पता है इंडियन पिनल कोड दैट इज 1816, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट इज 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट दैट इज 1872. इनको रिप्लेस करके जो नए बिल पेश किए गए दैट इज भारतीय न्याय संहिता बिल जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा और भारतीय साक्ष्य बिल
जो कि आपके पास आई ई को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में राइटर बोल रहा है कि क्या ये एकदम सही हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे रिवैम्पिंग रिफॉर्म की बात हो रही है। तो क्या आप बस इनका एक हुलिया बदल रहे हो, या फिर आप सच में क्राइम जो है उसको आप ठीक करो। बेसिकली हुआ क्या है, समय के साथ क्राइम का नेचर बदलता है। पहले गांव में चोरियां होती थी, अब गांव में आपके पास साइबर क्राइम भी होते हैं। ठीक है, पहले गांव में क्या होता था कि डंडे से किसी ने किसी को मार दिया, अब सीधा क्या हो रहा है, चेन लूट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो क्राइम का नेचर बदलता है। आजकल के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स है, दे आर डूइंग सुसाइड। अगर द फोन एडिक्शन इज देयर, द सोशल मीडिया एडिक्शन इज देयर, सो देयर आर मेनी थिंग्स, यानी द नेचर ऑफ क्राइम हैज टोटली चेंज। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है, आप अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, आप उसको पनिशमेंट देके उस पर्सन को खत्म कर रहे हो, या आप उस पर्सन की क्राइम करने की आइडियोलॉजी को खत्म कर रहे हो, यानी रिफॉर्म कर रहे हो। तो क्या ये जो नए बिल से क्या उसमें ये सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ इश्यूज है? तो यहाँ पे जो इश्यूज है, कम से कम 7-8 इश्यूज राइटर ने यहाँ पे पॉइंट किए हैं। पहला, वेदर दीज विल एक्सक्लूड द सिविल लॉ। आपके पास जो पहले के जो बिल्स थे, जैसे कि सीआरपीसी है, आईपीसी है, आईई है, राइट, उसमें क्रिमिनल लॉ के साथ साथ जो सिविल लॉ है वो भी इंक्लूडेड थे। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का क्या मतलब होता है? क्रिमिनल लॉ deals with the issues that are seen as an offense against a broader society or the state, while the civil law deals with loss to a person. सिविल का मतलब डाइवोर्स हो गया, या फिर आपने कोई और मैरिज का कोई इशू हो गया, या घर गृहस्थी से रिलेटेड कुछ मैरिज हो गया। क्रिमिनल लॉज का मतलब यानी कि किसी किसी का मर्डर कर दिया, ये कर दिया, सो दीज आर द क्रिमिनल लॉज। तो पहले में क्रिमिनल और सिविल लॉज दोनों इंक्लूडेड थे। अब जब हम सिविल लॉज के बारे में बात करते हैं तो वो इसके अंदर एक्सक्लूडेड है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द इशू। So, however, the CRPC include provisions for the maintenance of wife and children. पहले क्या होता था, अगर डाइवोर्स तो उसके बाद आपके पास जो वाइफ है, यानी उनके साथ अगर कोई बच्चा है, तो उसको आप मेंटेनेंस के लिए पैसा देना पड़ता है आपको, वो इसमें था। लेकिन वो अब इसके नए लॉज के अंदर नहीं है। इट अलाउज कंपाउंडिंग ऑफ सम ऑफेंसेस बाय द अफेक्टेड पर्सन। अब इसमें क्या होता था कि पहले क्या होता था, अगर कोई पर्सन है, अगर वो बोल रहे कि हम कोर्ट के बाहर सलाह मशवरा करके बाहर जो है अपने आप पे डील करके कुछ ना कुछ लेन देन करके उसको सल्टा लेंगे, अब वो उसमें अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज cheated may decide to accuse the accused person. Now, the question is that whether such matters should be dealt with under the civil code. The new bill retain this provisions. सेकंड, whether these will create a reformative system. ये अभी हमने बात करी कि क्या हम punitive system पे जा रहे हैं या इसको रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। So there is a move towards this by making community service as a form of punishment. However, कुछ minor offenses है, जैसे कि unauthorized lottery office है, which carries maximum penalty of 6 month imprisonment, are not compoundable, which means they will go through the process of trial and conviction. Third, public order. Whether maintenance of public order and the process of criminal prosecution should be in the same law. Sorry. पहले जैसे एसडीएम है, उनके पास पावर होता था, या फिर कोई भी पुलिस अथॉरिटी, कोई भी उनके पास अरेस्ट का पावर होता था, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के पावर होता था। यानी मैंने कर्फ्यू लगा दिया जैसे कोविड के टाइम पे, या कुछ भी कर दिया, तो क्या अभी ये पावर इसमें होनी चाहिए, या फिर पहले की तरह ये उसको रखा जाए? तो द सीआरपीसी हैज प्रोविजंस स्टार्टिंग आउट द प्रोसेस of arrest and trial, as well as items such as section 144 that empower the district magistrate to impose the various restrictions. Fourth, whether various directions of the Supreme Court have been codified, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है क्या इसमें कोडिफाइड किए गए हैं या नहीं किए गए। Fifth, the bill try to ensure the consistency of the implementation, and the judge may pronounce a sentence anywhere between the 1 day and 10 years. तो ये आपके पास एज प्रोविजन, पहले क्या होता था, एज प्रोविजन वाज एब्सोल्युटली अ वैलिड पॉइंट ओवर हियर। 7 साल का कोई अगर बच्चा है, या 7 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा है, अगर उसने क्राइम किया है, तो उसके लिए यहाँ पे लीनियंसी थी पहले। लेकिन अब यहाँ पे बात करी गई है कि इस एज को आप रिलैक्स करो, क्योंकि पहले क्या होता था कि 7 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है, तो ये सोचा गया था कि उसको उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं पता था, तो उससे वो हो गया, तो उसको इतनी हीनियस पनिशमेंट देने का कोई मतलब नहीं। बट अब क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई 7 साल का बच्चा अगर किसी का रेप कर रहा है, या किसी का मर्डर कर रहा है, या फिर कोई भी हीनियस क्राइम कर रहा है, तो द ओपिनियन इज हियर दैट वो ऑलरेडी अवेयर है कॉन्सिक्वेंसेस के, बिकॉज द पर्सन, द चाइल्ड इज एबल टू डू सच क्राइम, तो वो बच्चा कहलाने के लायक है नहीं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है। सेवन, जेंडर रिलेटेड ऑफेंसेस जो उनको यहाँ पे अपडेट करने की बात करी गई है। जस्टिस वर्मा कमेटी 2013, उन्होंने मैरिटल रेप एंड ऑफेंस
इसके ऊपर अपने जो रिकमेंडेशन है वो दिए थे। प्लस ये कुछ स्पेशल लॉज उनके साथ ओवरलैप करता है। The IPC was enacted in 1860 as a principal law specifying the offences and penalties, but overlapping से ज्यादा ये जो पहले आपने एज रिलैक्सेशन वाला पॉइंट पढ़ा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट? So this is all about the issues जो कि राइटर यहाँ पे पॉइंट आउट करा, बट इट इज ऑल अबाउट द इश्यूज। अभी देखते हैं हार्डली 1 महीने में 2 महीने में क्या होता है इसके बारे में। जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा देन वी कैन प्रीटी वेल डिसाइड कि इस पे एग्जैक्टली हुआ क्या, राइट? So this was all about the today's paper. Thank you so much.